बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़ातिन हज़रात, आज जिस मेहमान को हमने यहाँ ज़हमत दी है, आप हैं शाहिद महमूद साहब। आप को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं हाईब्रो इंटरनेशनल के। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शाहिद साहब, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करना है, उनको मोटिवेट करना है कि तालीम हासिल करें या कोई हुनर सीखें, ताकि वो मुल्क व मिल्लत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और उनको ज़ाती सतह पर भी फ़ायदा हो। तो अब बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप अपनी तालीम की पस मंज़र बताएँ कि कैसे आपने तालीम। जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले स्पेशल टीवी का और आप लोगों का। सर, मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरा मैट्रिक गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल उकाड़ा सिटी से है। देन मैंने इंटर उकाड़ा डिग्री कॉलेज से किया। अच्छा। और उसके बाद मैं पंजाब कॉलेज लाहौर में बीकॉम में एडमिशन लेके यहाँ पे आ गया। अच्छा। बीकॉम उस वक्त नया था हमारे एरिया में, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो 70s एंड 60s में भी लोगों ने बीकॉम किया हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ये एक इलाके का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लिए जो नई चीज़ थी, यहाँ पे लोग पहले से बहुत कर चुके हुए थे। सो उसके बाद मेरा MBA है। एट दैट टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थी, उसका HEC का नहीं था। मैंने CBA कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बीकॉम किया। उसके बाद मैंने MBA किया फाइनेंस में। मेरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं, उस वक्त जो कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट काफ़ी इंस्टीट्यूशंस थे। अच्छा। HEC के जो बने थे बाद में रूल्स, जिसमें इनको इन्होंने एफिलिएट किया था। तो फिलिपाइन की उस वक्त इनके पास रजिस्ट्रेशन थी। फिलिपाइन का हमें डिग्री और सर्टिफिकेट दिया गया था। अच्छा। CBA ने। मेरा जो करियर था वो बिजनेस कंसल्टेंसी था। अच्छा। बिजकॉन एसोसिएट्स कंपनी थी बिजनेस कंसल्टेंसी की। ज़िया साहब थे वहाँ पे। ही इज़ अ फाइनेंशियल मीन कंसल्टेंट। उनकी सुपरविजन में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। इमरानुल हक साहब थे मेरे सीनियर, जिनसे मैंने बीकॉम में पढ़ा। एंड आफ्टर दैट मेरा टैक्स, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल मैटर्स में 40 बैंक्स के साथ, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट में SCCP की तमाम ब्रांचेस के साथ मैंने काम किया। और कंसल्टेंसी। ये हम आपसे शाहिद साहब अभी पूछते हैं, पहले हम चाहेंगे कि आप अपना स्कूल का वक्त बताएं, वो जो सुनहरी दौर था, कैसा माहौल था, असातिज़ा कैसे थे और क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते, वो बताइए ज़रा। सर, आज के दौर के जो शफीक असातिज़ा हैं और हमारे दौर के शफीक असातिज़ा, इनमें फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। हमारे शफीक असातिज़ा का जो तरीक़ेकार होता था, हमारी गलतियां, हमारी नेग्लिजेंसीज के ऊपर पिटाई भी होती थी। अच्छा। ठीक है। ऑब्वियसली लेट आने के ऊपर, काम ना करने के ऊपर, असाइनमेंट पूरी ना करने के ऊपर। ठीक है। अब सिर्फ शफीक असातिज़ा है। ठीक है। तो कुछ हद तक बेहतर भी है, लेकिन वो दौर देखें, सख्ती इन अ सेंस कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छा बनाने में मददगार साबित हो, उसमें होनी चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, हम भी अपने बच्चों को शफीक भी हैं उनके लिए, और उनके लिए हम हार्ड टाइम भी देते हैं जब उनको राह रास्त पे लाना होता है। तो बहुत अच्छा दौर था जी। स्पेशली हमारे जो टीचर थे, उनका नाम भी शफीक था। अच्छा। उसके बाद फिजिक्स के हमारे अनवर साहब थे। वो माशाल्लाह इतनी ग्रिप थी उनकी और उनका इतना कंट्रोल होता था, उनका डर ही बहुत होता था। अच्छा। एंड आफ्टर दैट कॉलेज की लाइफ जब स्टार्ट हुई तो मेरी इंजीनियरिंग थी, FSC प्री इंजीनियरिंग। वहाँ पे भी बहुत अच्छे शफीक उसातिज़ा मिले। उसके बाद बीकॉम मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था बाहर, कुछ नहीं पता था लाहौर आने के बाद। तो यहाँ पे वसीम साहब थे, वसीम सुबहानी साहब थे, उसके बाद ज़ुबैर साहब थे, उसके बाद सारे हमारे मुजम्मिल साहब थे, MMM कहते थे उनको। तो माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा फरमाएं कि वो जो आपके स्कूल के साथ थे या आपको जो कॉलेज में मिले, वो ज़्यादा जोर किरदार साजी पे यानी देते थे कि बच्चा एक उसका किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ऑनेस्टी से काम लूँगा जी। हमारे किरदार के ऊपर आज तक हमारे ना स्कूल में काम होता है, अच्छा। ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज में। जिस आपके दौर में, जब आप हमारे दौर में देखें, उस वक्त तक ये सोशल मीडिया नहीं था। उस वक्त ऐसी बेहंगम जो है राह रवी नहीं थी। मीन ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, बच्चा जो है ना बाहर क्रिकेट खेलने चला जाता था, हॉकी खेलने चला जाता था, या दोस्तों के साथ गपशप के लिए होता था। मीन जो इस वक्त जरूरत है उस वक्त शायद उतनी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स का कंट्रोल था। मेरे वालिद साहब 22 साल सऊदीया में थे, उनकी गैर मौजूदगी में
तालीम स्टार्ट की। अच्छा। और फिर वो 2002 में वापस आए। उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया वहाँ पे अच्छा। रहते हुए हमारी माशाल्लाह। तालीम के ऊपर। वालदा ने बहुत ज़्यादा बैक एंड पे उनके ना होते हुए बहुत कंट्रोल किया, बहुत संभाला। नॉर्मली होता है ऐसे कि पेरेंट्स सर पे ना हो तो बिल्कुल। औलाद जो है वो कुछ डाइवर्ट हो जाती है जी, चीज़ों जी, में। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बोथ पेरेंट्स वो वहाँ बैठ के और ये यहाँ बैठ के दोनों सपोर्टिव थे। माशाल्लाह। और यहाँ अच्छी- तक पहुँचाने में इन दोनों जी। का जो स्पेशल किरदार है जी, कि वो बिल्कुल। हमारे लिए अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि खेल कूद, मुबाहिसे और बैतबाजी के मुकाबले ये सारे बड़ा डिसिप्लिन पैदा करते हैं और एक कॉन्फिडेंस पैदा, तो आप इनमें एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे? देखिए, जहाँ तक खेल कूद का है, मैं बाय बर्थ एक स्पेशल पर्सन हूँ। अच्छा। आई एम यूजिंग माई राइट लेग, लेफ्ट आर्टिफिशियल मेरी लेग है। अच्छा। तो जी बिल्कुल। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों के बावजूद क्रिकेट तक खेली है। अच्छा। बाकी हमारे दौर में पतंगबाजी जो है वो वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है ना मशगला होता था। इसके अलावा शेर व शायरी का शौक था। अच्छा। और तकरीर वगैरह में भी जो है ना पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। तो फिजिकल एक्टिविटीज से ज़्यादा जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें ज़्यादा मेरा involvement अच्छा, ये है। शाहिद साहब, अब जो दौर आ गया है ना, ये जो आपने सोशल मीडिया का बार बार आप रेफरेंस दे रहे हैं, उस ज़माने में कुतुब भी नहीं, यानी किताबें पढ़ने का एक शौक़ होता था बच्चों को, जो अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो आपके दौर में इस किस्म की आपके स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह बच्चे जाते थे, पढ़ते थे किताबें? स्कूल में तो सर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त लाइब्रेरी नहीं थी। अच्छा। बट कॉलेज दौर में लाइब्रेरी थी। पहली दफ़ा लाइब्रेरी देखी वहीं पे अच्छा। थी। तो एक अच्छा पुरस्कून माहौल था। अच्छा। बुक्स आपको वैसे भी मिल जाती थी अपने अच्छा। कार्ड पे इशू करवा के। ज़्यादातर जो बुक्स होती थी वो आपके कोर्स से रिलेटेड थी। ये जो बाद में हमें इंटरनेशनल बुक्स मिली हैं, डिजिटलाइज भी, और उसके बाद जब अवेयरनेस आई है, यहाँ पे कुछ लोगों ने काम किया स्पेशली एजुकेशन के ऊपर, जिसमें हम जैसे आई मीन एज अ बिजनेसमैन 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल बिन एंटरप्रेन्योर्स, या बिन टॉप 100 जो CEOs हैं, इस किस्म का जो मोटिवेशन थी वो उस दौर में नहीं थी। उस दौर में आपका ज़्यादा कंसर्न होता था एकेडमिक। ठीक है, आपको जॉब क्रिएटर नहीं बनाया जाता था, आपको जॉब लेने वाला बनाया जाता था। ठीक है। सो जैसे जैसे अवेयरनेस आई है, लोग एंटरप्रेन्योर, अब जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंटरप्रेन्योर पैदा करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ना कि बंदा जॉब के ऊपर जाए। अच्छा, ये बताएं शाहिद साहब, आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया है, ये जो सोशल मीडिया का हमारे यहाँ मनफी जो है रुझान बड़ा पाया जाता है, जबकि अगर हम देखें तो उसमें दुनिया जहान की आपको मालूमात मिल सकती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। हमारा नेगेटिव क्यों है इतना? हमारे नौजवानों में ये क्या रुझान हो गया इस तरह की चीज़ों का? सर अट्रैक्शन है वहाँ पे। अच्छा। अट्रैक्शन इन द सेंस, आप एक रील ओपन करते हैं और उसके पीछे रीलों की लाइन लगी होती है। ठीक है। सो बच्चे का, मैं अभी भी अपने बेटे का मोबाइल जो है ना चेक करके आया हूँ। अच्छा। और उसको कल की, यानी आप समझते हैं पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है? 100%। देखिए जी, मैं उसको रात मैंने मैसेज किया कि बेटा आपका ये यूजेज था। सुबह उसने मुझे आंसर दिया, बाबा मैंने ओपन किया हुआ था, मैं सो गया, तो वो सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं था। सो आजकल के दौर में पेरेंट्स को ये नहीं कि हमें पता नहीं है मैंने बच्चे को क्या कर रहे हैं, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। ठीक है, उनसे पूछें, उसको ऑब्जर्व करें, उनका मोबाइल पकड़ें, उसमें परसेंटेज चेक करें, उनका यूजेज चेक करें, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को आइडिया हो कि मैंने लिमिट्स कैसे करनी है, अपना टाइम टेबल कहाँ सेट करना है, मेरी प्रायोरिटीज एकेडमिक है, ये अदर एक्टिविटीज। अनफॉर्चुनेटली बच्चे आज जैसे हम बाहर टाइम गुजारते थे, वांजू खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज थे, अब हम अपने बच्चों को घर से दरवाजे के बाहर से नहीं निकालते, नहीं देख सकते। ठीक है। सो उस वक्त हम सारा दिन बाहर रहते थे, घर वालों को फिक्र नहीं होती थी। हमारा बच्चा आधा घंटा आंखों से ओझल हो जाए, पूरे खानदान को टेंशन हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनका भी कसूर नहीं है। दे ओनली हैव द सोशल मीडिया, या मोबाइल है, या टैब्स हैं, या फिर टीवी के ऊपर जो है ना वो गेम्स वगैरह लगा के अपनी उन एक्टिविटीज को। हाँ, जो पेरेंट्स बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज पे टाइम देते हैं, रीडिंग की हैबिट्स हैं, घर में रीडिंग की हैबिट है, पढ़ते हैं पेरेंट्स बैठ के, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे भी रीडिंग को अडॉप्ट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में लेके जाते हैं। जहाँ पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो एंगेज इतना ज्यादा है, उन्होंने बच्चों को फ्री हैंड दिया हुआ है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। सारा कुछ आपके मोबाइल पे है। अब राइट डायरेक्शन एंड रॉन्ग डायरेक्शन,
ये साथ साथ रह के आहिस्ता आहिस्ता लेके जाने। आप शायद साहब समझते हैं कि जैसे हमारा मज़हब इस्लाम है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो अब बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं जी। उसकी वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जैसे कि आप कह रहे हैं, बच्चा बाहर जाता है तो पेरेंट्स फिक्रमंद हो जाते हैं। दूसरे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं। देखिए, मैं बेशुमार बच्चों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो बेचारे 20,000 की नौकरी के लिए तड़प रहे होते हैं, उनको नहीं मिल रही होती। और आपने स्किल्ड लेबर की भी बात की थी कि बच्चों में कोई हुनर भी होना चाहिए। पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि थोड़ा सा मज़हब की तरफ अगर रुझान हो बच्चों का, नमाज रोज़ा हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक इंसान की, ठीक आप समझते हैं ऐसा? 100% जी, बिल्कुल। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग द फॉलोअर ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमें हर डायरेक्शन वहाँ से मिलती है। बेशक। बच्चों की अपने पहले सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आपको रोल मॉडल बनाना, वो आपका इखलाक के ऊपर है, वो आपका मुआशी या माशरती लिहाज के ऊपर है, आपका कारोबारी शख्सियत होने के ऊपर है, आपका दूसरों के लिए हेल्पफुल होने के ऊपर, और उसके बाद आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके वालिदैन। हम एक शिकंजे में उसमें आ जाते हैं। शिकंजा इन अ सेंस बॉन्डिंग्स हो जाती हैं। सो वंस बच्चे जो हैं, मीन आजकल की साइंस, पहले नहीं ये कहा जाता था, अब ये कहा जो अक्सर साइकोलॉजिस्ट हैं कि बच्चे कहने की निस्बत देखने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। शायद साहब एक और भी मुश्किल आ गई है, वो ये है कि जो हमारा मशरक़ी जो खुराक थी, खाने पीने थे, वो ख़त्म हो के अब ये बर्गर और पेप्सी और ये सब चीज़ें आ गई। बच्चे बहुत मोटे मोटे हो गए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चा घर में बैठा मोबाइल पर, तो उससे वो बज़ाहिर बच्चे तो बहुत मोटे मोटे हैं, लेकिन वो उनमें वो ताकत नहीं है जो, जैसे कि आप कहते हैं हम दरख्त पे भी चढ़ जाते थे और हम हर किस्म का खेल खेल लेते थे। सर, यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल आ गई। मैं यहाँ पे कोट करूँगा। मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ, मिसेस बताती है ना कि ये नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा। मैंने कहा भाई, हमारा जो दौर है, हमें सुबह भी रोटी खानी थी, दोपहर को भी रोटी खानी थी, रात को फिर रोटी खानी थी, ठीक है, नहीं खानी थी तो फिर भी रोटी खानी थी, और हर किस्म की दालें सब्जियां, सारा कुछ। गोश्त तो एक दिन का टाइम होता था, हफ्ते के अंदर एक या मैक्सिमम 2 दिन के लिए। तो लेकिन ये सोसाइटी टोटली चेंज हो गई है, ठीक है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों ने जो देखा है उसी को अपना बना लिया है। मैं रोटी के लिए आपको डाइवर्ट होना पड़ता है अपने हाथों को, अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व। बर्गर हाथ में पकड़ा और साइड पे जहां मर्जी बैठ के आप जो है ना बर्गर खा गए, चिप्स खा गए, ठीक है। सो फूड का इम्पैक्ट है। हेल्दी फूड, मीन जब जंक फूड के ऊपर आपका स्टोमक, आपका माइंड, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी, आप उठ के फिजिकल एक्टिविटीज में जाएंगे ही नहीं, आपका दिल ही नहीं करेगा। तो यहाँ भी आप समझते हैं कि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि आपने अपने बच्चे को चेक किया, तो यहाँ भी माँ बाप की जिम्मेदारी तो बनती है ना 100% कि, और ये जो आप कह रहे हैं कि माँ बाप बहुत मसरूफ़ हो गए, तो मैं तो ये देखता हूँ कि जो माएँ हैं ख़ास तौर पे, वो टीवी के ड्रामे को ज़्यादा प्रेफर करती हैं बजाय अपने बच्चे की। यानी बच्चा छोटा अगर रो रहा हो तो वो उसे कार्टून लगा देती हैं। ऐसा ही है। उससे आप देखिए कि कार्टून में जितनी तेज़ी से मूवमेंट होती है सारा, और उससे बच्चे की आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे के दिमाग पे उसके जो डॉक्टर्स कहते हैं बड़े मनफी उससे असरात पड़ते हैं। देखिए, ब्रेन को ऑब्जॉर्व करना है। एक तो विजन है जो देख रहा है, लिसन कर रहा है, उसके बाद ब्रेन के अंदर अपना मेमोरी है, अपना है, ठीक है। वो हर चीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर चीजें हैं, ठीक है। जब एक सीपीयू है, हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मल्टीपल एप्स उसके अंदर और तवातर के साथ उसमें चेंजिंग हो रही हैं, तो वो भी हैंग हो जाता है, वो भी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से हमारे बच्चों का जो बिहेवियर इस वक्त इश्यूज आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह उनके दिमाग में कहीं पे सुकून नहीं है, ठीक है। वो विजुअल्स, वो ऑडियोज, और उस ऑडियो में भी जो लैंग्वेज यूज कर रही होती है वो बच्चे घर में नॉर्मल रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। सो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि हमें उनको इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करके फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर लेके आना है। बचपन से ही उनको हुनर पे लेके जाना है। जी बिल्कुल। मेरा बेटा 9th ग्रेड में है, ठीक है, 10th अभी उसने एग्जाम दे रहा है उसके। तो
मैं उसको ऑफिस ले जाता होता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको इन्वॉल्व करूँ। अच्छा, कि कुछ सीखे वहाँ। सीखे ऑब्वियसली सर। बड़ी देखिए अच्छी बात 9 है। साल का बच्चा या मैं 9th ग्रेड का, ये 10th ग्रेड का बच्चा, जिनके पेरेंट्स उनको बैकएंड पे सपोर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो अर्निंग हैंड्स बने हुए हैं। कल मेरे एक दोस्त बैठे थे, वो कह रहे कि मेरा बेटा CS पढ़ रहा है, उसको मैंने कोर्स करवाया है सोशल मीडिया का। अच्छा। तो मैं जो बाहर 80-90 हज़ार रुपया एक आउटसोर्स कर रहा था, अब मेरा बेटा जो है ना, अच्छा। वो सर्विसेज वाह। खुद कर रहा है, बड़ी और अच्छी जब बात मर्जी है। रात को पकड़ के बैठ जाता हूँ, बड़ी सुबह बात। उसको बता देता हूँ। सही है। ठीक है, सही है। ये इन्वॉल्वमेंट है कि आप बच्चों को फिजिकल के साथ साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में, अपने काम में, या किसी भी स्किल्स के ऊपर उनको ट्रेन करें। बिल्कुल। बचपन से ही वो एक एंटरप्रेन्योर माइंड बने, या स्किल वाला बच्चा बने, जिसको फिर दुनिया में जो है ना, कहीं पे मांगने की या जॉब हासिल करने के लिए तगदो ना करनी पड़े। जी शाहिद साहब, अब बच्चे पूरी पूरी रात जागते हैं, चाहे बच्चियां हों या बच्चे हों, वो मोबाइल पे अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे थे। बल्कि अगर आप किसी फंक्शन में जाएं, 10-12 बच्चे बैठे हों, तो वो आपस में भी मोबाइल पे ही चैटिंग कर रहे होते हैं, मुंह से नहीं बोल रहे होते। तो वो जो बोलना होता है ना, उससे आदमी अपना एक्सप्रेस करता है, उसके अंदर जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब तो वो भी दौर ख़त्म होता जा रहा है। सर इसमें मैं कुछ फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने घर में डिसिप्लिन बनाए हैं। उनका कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, बच्चों का स्टडी, वो एक ऐसे एरिया में है जहां पे आते जाते जो है घर वाले देख सकते हैं। घर वाले देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड ताकि मॉनिटरिंग होती रहे कि भाई क्या बच्चों हो को रहा भी है। पता है कि उसका स्क्रीन का रुख किस तरफ है। हाँ। ठीक है, मैं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए हमें अल्लाह का डर है, उसके बाद कैमरे का डर। हाँ। ठीक है, इसके अलावा तो बंदा डाइवर्ट है ना। हाँ। उसमें ऐसा है, घर का माहौल 10 बजे के बाद इंटरनेट या सभी की डिवाइसेस पेरेंट्स के कमरे में चली जानी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ताकि बच्चे जब सोएं तो उनका ध्यान सिर्फ सोने की तरफ हो। ऐसे बच्चे मैंने देखा है, वो डॉक्टर्स भी बने हैं, वो इंजीनियर्स भी बने हैं, वो माँ बाप के फर्माबरदार भी हैं, और पेरेंट्स को कुछ ज्यादा तगदो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन की जरूरत कि डिवाइसेस इस वक्त सब बंद है, इस वक्त ये डिवाइसेस यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली हम भी नहीं कर पा रहे, या और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज को नहीं कर पा रहे। बट वी हैव टू मेक सम डिसिप्लिन एट आवर होम। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, आप शाहिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा अपने घरों में, सबसे पहले घरों में करना पड़ेगा। तो एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आप शाहिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपको फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं हाइब्रो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। शाहिद साहब, ये आप हमारे बच्चों को बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। सर हाइब्रो इंटरनेशनल जो हमने स्टार्ट किया, इसका मकसद यूथ को एक डायरेक्शन देना था। अच्छा जी। हाइब्रो एक प्रॉपर वर्ड है जिसकी मीनिंग है इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड स्कॉलर्स। सो व्हाट वी आर एजुकेटेड पीपल फॉर एजुकेटेड पीपल। वाह। ठीक है, सो इसका मकसद बेसिकली हमारी जो यूथ है, देखिए हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन जिसको हम एलीट क्लास इदारे कहते हैं स्टडी के हवाले से, हर इदारे में 6-7 ग्रेड से एक करियर काउंसलर साथ अटैच होता है। कम स्कूल का अपना एम्प्लॉय नहीं, पाकिस्तान में। अच्छा, ये मेरे लिए खबर है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हर आप किसी भी इदारे में, बीकन हाउस, रूट्स, LGS, मैंने और भी जो शोफात एक इदारा, बहुत अच्छा इदारा था, बहुत बड़ा है, एचिसन को ले ले, इनमें करियर काउंसलर होता है। अच्छा। जो बच्चे को स्टार्ट से मिल रहा होता है, उसकी डायरेक्शन चेक कर रहा होता है, उसको इंटरेस्ट देख रहा होता है, और उसको फिर पाथ और इंटरनेशनल इदारों में प्लेसमेंट की ऑफर करवा रहा होता है। अच्छा। तो हाइब्रो का मकसद भी ऐसे ये तो मैंने चंद नाम लिए हैं जहाँ पे करियर काउंसलर है, और ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे अभी भी इदारे, स्पेशली गवर्नमेंट है या मीडियम जो रेंज हमारे इदारे हैं, वहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं है। बस पेरेंट्स ने कह दिया FSC करनी है, उन्होंने FSC करनी है। पेरेंट्स ने कह दिया प्री मेडिकल करके डॉक्टर बनना है, वो चुप करके जनाब प्री मेडिकल में एडमिशन। एट द एंड जब ग्रेड्स नहीं आते, हमारा लिमिटेड कोटा होता है, MBBS में एडमिशन नहीं होता, फिर वो बच्चे भटक रहे होते हैं आगे। उनको हालांकि 50+
और एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं जो प्री मेडिकल के बाद बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और करियर के तौर पे उनको लेके जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ एक ही है, या फार्मासिस्ट बन गया, 3 आप कह लें, डॉक्टर बन गया, या वेट में चला, डेंटिस्ट बन गया, डेंटिस्ट बन, 4 हो गए, ठीक है। इसके अलावा अराउंड 40-50 प्लस ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के साथ उनको अडॉप्ट कर सकता है। 2-4 के नाम तो बताएं सर। देखिए, जो हमारा हेल्थ केयर के अंदर नर्सिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, पूरी दुनिया में एक प्रेस्टेज है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इमेजिंग, ठीक है, ये सोनोग्राफी, उसके बाद जनाब आपका ये लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ठीक है, ये बेसिक कुछ मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों ने नाम बनाए हैं, ठीक है। ऐसे बेशुमार अदर प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग के, आप आईटी इस वक्त हमारा पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑक्यूपेशन है। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन उन्होंने शौक के ऊपर कोर्सेज किए, अपने आप को इक्विप किया, और वो 3-3, 4-4 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह, प्लस पढ़ा रहे हैं। अच्छा। इतना उन्होंने देखिए, सीखना सबसे पहला होता है। कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन आपने लिया, जब तक आप उसके रूट्स तक नहीं पहुंचते, उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करते, आप उसमें नाम नहीं बना सकते। ठीक बात है। आजकल ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेगमेंट दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस वक्त टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर जिन पे काम कर रही है, लाखों रुपए के कोर्सेज हैं, वो 3 महीने 6 महीने। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, अगर बच्चे वो कोर्सेज कर लें तो जिस तरीके से हमारे आईटी सेक्टर में इस वक्त बूम है, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 40% इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। आईटी में आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे सिर्फ कोर्सेज कर लें, एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, इन कोर्सेज को जाके करें, इंटरेस्ट करें, घर बैठ के उसको प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तरफ लेके आए, बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं रहेगा। शाहिद साहब, मैं अक्सर जो लोग आते हैं मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दीनी इदारे हैं, मदरसे हैं, जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों, और वो उसकी वजह बुनियादी ये है कि गुर्बत, गरीब बच्चा जो है वो कहते हैं जी चलो यहाँ से इसको रोटी पानी मिल जाएगा और ये कुरान का हाफिज़ बन जाएगा या दरस निज़ामी कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो आप सब्जेक्ट्स बता रहे हैं कि आप समझते हैं कि ये उनको अगर सिखा दिया जाए तो वो मौसर तौर पे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सर, जैसे आपने इस्लाम का पहले कॉन्सेप्ट पूछा था जी, देखिए, हम अपने अकाबरीन बड़ों को लें तो वो चाहे वो इमामत में थे, चाहे वो अदालत में थे, चाहे वो हाकिम थे, वो हुनर भी था उनके हाथ में, ठीक है। हम अनफॉर्चुनेटली, ये तो सर हुनर तो दूर की बात है ना, हम इन मदरसों से निकलने वाले बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे। इखलाकियत जो उनके अंदर नजर आनी चाहिए, मतलब हर जगह पे एक चीज कि यार सबसे ज्यादा हज हम करते हैं, सबसे ज्यादा उम्रे हम करते हैं, सबसे ज्यादा हाफिज हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा मदरसे हमारे, हम दूसरे इदारों को, प्राइवेट इदारों को क्या कहेंगे जब इनसे निकलने वाला बच्चा एक रोल मॉडल नहीं बनता। हाँ, फिर वो एक और बात ये होती है कि फिरका वारियत का भी की नजर हो जाता है। ये हमारे यहाँ की पैदा और डिवाइड हो जाते हैं। आप बच्चों को जो दीनी तालीम भी दे रहे हैं उनको एक ऐसा हुनर भी दें कि वो दीन तो एक अपनी प्रैक्टिस के तौर पे चलाए। देखिए, देखना एक मुसलमान को देख के पता चले ये मुसलमान है, ना के बताने से पता चले मुसलमान है, उसके इखलाक से, उसके कमिटमेंट से, ठीक है, उसकी दयानतदारी से, और उसका जो हुनर है वो उसको बाइज्जत रोजगार प्रोवाइड करे। ठीक है, कितने की मसाजिद में आप ले जाएंगे, कितने के मदरसों में आप ले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आप इन मदरसों के ऊपर भी जैसे कर रहे हैं कि मदरसों में भी आप कम से कम इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है, कंप्यूटर सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप इलेक्ट्रिशियन बना दें, आप उनको प्लम्बर बना दें, आप उनको कारपेंटर बना दें, ठीक है।
कोई भी ये हुनर वो है जो इंटरनेशनली जो है वेरी वेल पेड है। मीन आप अपनी मर्सिडीज पे अपना औजार रख के किसी के घर जाते हैं और उसको पर आवर चार्ज करते हैं और सुकून से जो है ना अच्छे पैसे बना के घर बहुत अच्छे बनाते हैं। बल्कि अब तो यहाँ भी प्लम्बर अगर आप बुलाएं तो वो तो आने के भी पैसे ले लेते। वो पुराना जमाना था 2 रुपए में नलका ठीक होता था। बिल्कुल ऐसे तो ये हुनर की तरफ जाना सबसे बुनियादी चीज है। मैं तो सभी को कहता हूँ कि मीन आप अपने बच्चों को 1 नहीं 2 3 हुनर सिखाएं। मल्टी टैलेंटेड बच्चा अब एक चीज के ऊपर शायद आगे जाके गुजारा ना हो, आपके अंदर मल्टीपल स्किल्स हो, कम से कम आप डाइवर्ट कर सके अपने आप को। सो इस चीज की कमी है हमारे इदारों में भी, और पहले भी मैंने कहा है इखलाकियत तो हम सिखाते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। और शायद साहब एक और भी है कि मैं जब एक दफ्तर में काम करता था नशरियाती इदारे में, हमने देखा कि हमारे जितने क्लर्क थे वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए, कोई हकीम बन गया, क्वैक बन गए। और वो अब ये 2 नंबर ही हमारे मुल्क में बहुत है जी। हम जाली पुर्जे बनाने के, जाली दवाएं बनाने के बड़े माहिर हैं, हम असल फन नहीं सीखते। ये प्रॉब्लम है सर। शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट है। हर इंसान पाकिस्तान में मोस्टली जो भी बंदा वो कहता है कि आज मैं ये हूं तो कल मुझे यहाँ पे पहुंचना है। सक्सेस कूदने का काम नहीं है, सक्सेस जीना एक एक है। ठीक है, आप एक एक स्टेप पे पांव रखेंगे तो परफेक्शन आएगी। जब आप के दिल के अंदर ही एक ऐसी चीज़ है कि मैंने बस किसी भी तरीके से उलट करूं, सही करूं, गलत करूं, मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट करना है। देखिए यहाँ पे रोल्स आ जाते हैं। बाहर के मुल्कों में आपने घर बनाना है, आपने फैक्ट्री बनानी है, आपने कोई दफ्तर बनाना है, मल्टीपल उनकी एजेंसीज हैं जो पहले प्री 100 साल को मद्देनजर रखते हुए उनकी आपको एनओसीज देते हैं। जब वो 17 इदारे हैं, उन 17 इदारों में लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए जॉब्स भी तो क्रिएट हो रही है ना। अगर कोई सैनिटरी का बंदा है, सैनिटरी का इदारा है, वो सैनिटरी के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, हाउसिंग है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल का बंदा है। सो ये सारे बंदों के लिए जॉब्स भी क्रिएट हुए। और आप आज जो चीज बना रहे हैं वो अगले 100 साल 200 साल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट, सबसे पहले लॉ बनाना और उसके बाद इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये किसी भी मुल्क में, मीन चाइना आप गए होंगे, मैं भी चाइना गया हूँ, हमसे कितने गुना आबादी ज्यादा है, बहुत आगे जी उनसे तो मुकाबले। आप उनके सड़कें देख लें, आप उनका डिसिप्लिन देख लें, मैंने फैक्ट्रीज उनकी मार्केट्स देख लें, फैक्ट्रीज देख लें, खेत देखे हैं उनके बागात देखे हैं, क्या बात है जनाब। तो सर वो इतने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एक इंसान बना सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों। शायद साहब एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ और भी है, अगर आप किसी को लकड़ी का काम सिखा दें तो वो आपको तोहमत लग जाएगी ये ख़ानदानी तरखान है, ये फलाना, ये लोहार है, ये डमकान, तो वो हम प्रोफेशन को उसके ख़ानदान से जोड़ के उसको भी लेट डाउन करते हैं। ये बड़ा मुसीबत है, लोग इस वजह से भी नहीं आते प्रोफेशन। अच्छा, ये ट्रेंड मेरा ख्याल है कुछ चेंज हो रहा है जी। आपने देखा होगा बहुत अच्छी फैमिलीज सैलून बना रहे हैं। ठीक है, तो वो नाई तो नहीं है ना, सैलून एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो अब देखिए वो तरखान नहीं कहलाता, अब वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, जिस तरह ब्यूटी पार्लर खुल गए, नाई नहीं कहलाते, सैलून बन गए ना। ठीक है, एस्थेटिक में क्लिनिक्स बन गए। ठीक है, इसी तरीके से यानी आप समझते हैं चेंज आ रही है। देखिए जिद्दत आनी है आपकी तालीम से, आपके अडॉप्ट करने से, आपके क्रिएट करने से। ठीक है, सो आप उसको इंटीरियर डिजाइनर कह लें, आप उनको जनाब कोई नाम दे दें, चाहे वुड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हर घर की जरूरत है। ठीक है, प्लम्बिंग को, आप सैनिटरी को, बहुत सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्विसेज दे रही हैं इस किस्म की। सो ये सोच की बात है, हमें इस सोच से निकलना है। यहाँ से बच्चा चाहे किसी भी फैमिली का है, बाहर जाके वो रेस्टोरेंट पे भी काम करता है, सारे वो मॉपिंग भी करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए वहां पे स्टार्ट एक मैनेजर मॉपिंग से स्टार्ट करवा के आपको उस लेवल पे लेके आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ू दे सकते हैं, तो क्या हम नहीं दे सकते?
वो अपने कपड़ों को पेवंत लगा सकते हैं, अपने जूते ठीक कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? सो हमें तो ये सिखाया गया है, ठीक है, लेकिन हम उसमें कोई और चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ख़ानदान ले आते हैं, मीन एजुकेशन ले आते हैं, फैमिली ले आते हैं, ठीक है। जी हाँ। अच्छा शाहिद साहब, ये जो बच्चे हमारे बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, आजकल अगर आप किसी बच्चे से भी पूछें, उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह बाहर मेरा एडमिशन हो जाए, मुझे इमिग्रेशन मिल जाए, किसी तरह मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊं, क्योंकि वो मायूसियों की तरफ चले गए हैं बच्चे। और आपकी जो हाइब्रो है इंटरनेशनल, ये बच्चों को बाहर भिजवाते हैं, ये स्कॉलरशिप भी दिलवाते हैं। किस किस मुल्क से आपका माहिदा है? सर हम कनाडा, माशाल्लाह, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कोई 5-6 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मलेशिया में हम काम कर रहे हैं, टर्की में हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। स्कॉलरशिप इन अ सेंस देखिए, जो तो स्कॉलरशिप होते हैं एकेडमिक बेस्ड, वो बहुत कम होते हैं और 1-2 कंट्रीज ही उसको ऑफर करती हैं। अच्छा। बाकी स्कॉलरशिप्स होते हैं, आपका CGPA अच्छा है, अंडर ग्रेड लेवल पे बहुत कम होते हैं, ये ऐसे ही यूरोप की कुछ कंट्रीज में मिलते ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन और उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहा होता, ऐसे ग्रेड्स होते हैं उसके, और वो इंटरनेशनल इदारों में स्कॉलरशिप ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे एडमिशन मिलना भी मुमकिन नहीं होता। फिर वो उसको किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता है कि मैं जो है ना कम ग्रेड के साथ ही कोई फाउंडेशन का कोर्स ले लूँ, और फिर फाउंडेशन कोर्स लेने के ऊपर पेरेंट्स का अच्छा खासा खर्चा आता है। मीन अगर आपको अंडर ग्रेड, जैसे ये इंटर का अभी रिजल्ट आया है, अंडर ग्रेड के लिए जाना है तो आपको एटलीस्ट 60-65 के इदारों में % मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके उससे कम मार्क्स है तो आपको 1 साल वहाँ पे लो लेवल की स्टडी, अंडर ग्रेड से भी कम एक फाउंडेशन या डिप्लोमा करना पड़ेगा, अपने जो उस गैप को कवर करने के लिए, जो आपकी स्किल्स शॉर्ट है, आपका नॉलेज शॉर्ट है, तो उसके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। सो बच्चे को अगर बाहर जाने का प्लान है, सबसे पहले तो अपना माइंड बनाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, काउंसलिंग ले ले, ठीक है, पेड भी है, हम अनपेड काउंसलिंग करते हैं, अच्छा, फ्री काउंसलिंग है, बच्चा आए, देखिए हम सोचते ही नहीं है, बच्चे का दिमाग ही नहीं पढ़ते कि ये शौक से क्या काम करेगा, ठीक है। सोशल साइंसेस उस पर बेशुमार है, ठीक है, लॉ है, ह्यूमन जो अदर जो आर्ट्स हैं उनके ऊपर बेशुमार कोर्सेज है। बच्चों को उनके डिसिप्लिन शौक के मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे तो वो पढ़ेंगे भी और अपने लिए आगे मौके भी तैयार करेंगे। जिन ममालिक से आपके मायते हैं, तो एक आम आदमी जैसे मेरे जैसा कोई मिडिल क्लास का बंदा हो, वो अगर चाहता है कि उसका बच्चा वहाँ बाहर जाके पढ़े, तो यहीं तालीम इतनी महंगी हो चुकी है। आप देखिए पहले O levels A levels जो अभी आए हैं, चंद साल पहले ही आए ना, वो भी 8-8 10-10 लाख रुपए और वो बेचारे माँ बाप तो परेशानी के आलम में। तो बाहर तो भिजवाना एक और अजाब है, वो आप कैसे अफोर्ड करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं। मैंने अभी हमने 2 बच्चियों को भेजा है बाहर, बच्चियों को। अच्छा। उनके फादर वेल्डर है। क्या है? वेल्डर। वाह। सो उन्होंने पहले से ही माइंड बनाया हुआ था। अच्छा। उन्होंने अपनी सेविंग्स, अपनी कुछ इनहेरिटेंस वगैरह को रखा ही बच्चों की एजुकेशन के लिए। नहीं, नॉर्मल कितने पैसे तक चाहिए होते हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लिए या कनाडा अमेरिका के लिए? हमारा ड्रॉबैक हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल, डॉलर्स और पाउंड्स में बहुत। कैनेडियन डॉलर हम 205 रुपए का यहाँ पे, और इंडिया में वो 61-62 रुपीज का, कितना अराउंड 3.5 प्लस डिफरेंस है। सो असल खर्चा यहाँ पे आता है। अदरवाइज पहले आज से कुछ 6-7 साल पहले 15-20 लाख अनफ होता था एक बच्चे को बाहर भेजने के लिए, ठीक है। अब वही कॉस्ट 30-35-40 लाख रुपए पे गई हुई है। मीन कनाडा जैसे ममालिक जिसमें $20,000 आपको ब्लॉक अकाउंट में देना है, जस्ट टू शो कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। कॉलेज की एडवांस फीस 1 साल की सेपरेट है। 40-42 लाख रुपए आपको सिर्फ वहां पे पहले जमा करवाना है कि मैंने ये अपने पूरे साल में एक्सपेंसेस हिस्से में। सो उस सेंस में वो जो कनाडा है वो काफी एक्सपेंसिव चला जाता है। वो 80-85-10 मिलियन तक भी जो है ना उसकी तो यहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी तो बनानी पड़ती है, अपनी को प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है कि आपके पास यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं माली, ये भी तो बताना पड़ता है। ऑब्वियसली एक देखिए, सबसे पहले एडमिशन,
एडमिशन आपके एकेडमिक्स की बेस के ऊपर आपको मिल गया, आपके आइल्स की बेस के ऊपर, आपके सेट के नंबरों के ऊपर आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी ने एनरोल कर लिया। अब एम्बेसी को भी तो सेटिस्फाई करना है ना कि आप वाकई ही आपके पेरेंट्स इस कैपेसिटी में हैं कि वो आपका तालीमी और आपका रहने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर लिक्विड एसेट्स, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये देखती है कि क्या पेरेंट्स के पास एक ऐसी इतनी अमाउंट अवेलेबल है कि वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको काम करने अगर नहीं मिल रहा, अलाउ होता है काम, सर्टन आवर्स पर वीक बच्चे को अलाउ होता है काम करना, जिसमें वो अपने डे टू डे चीज़ों को मैनेज कर लेता है। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कोई ना कोई हुनर होता है, यहाँ से उनको ये चीज़ लेके कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, ठीक है, वो पहले दिन से वहाँ जाके चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने आप को जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने के लिए तगदो करते हैं। तो ये जब वो वहाँ से तालीम ले लेते हैं तो उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है कि वहीं एडजस्टमेंट हो जाए? बाद बच्चे तो वहाँ शादी करके सेट हो जाते हैं, कोई ऐसा भी होता है? हर मुल्क का अपना एक लॉ है। अब जैसे कनाडा है, इसने जनवरी में, पहले यूके ने चेंज किया, फैमिली आप लेके जा सकते थे अंडरग्रेड के ऊपर, मास्टर्स के ऊपर आप फैमिली लेके जा सकते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम्स के ऊपर जो है ना लेके जा सकते थे। अंडरग्रेड के ऊपर उन्होंने ख़त्म किया था बहुत पहले, मास्टर्स के ऊपर भी जनवरी से ख़त्म कर दिया। अब लेवल 8 का जो कोर्स है उसके ऊपर आप फैमिली को लेके जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। कनाडा में जो है, कनाडा ने भी यूके के बाद इसमें बहुत चेंजिंग्स किए। अच्छा। कनाडा में अब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए डिसिप्लिन्स हैं, उन डिसिप्लिन्स के अलावा दूसरे डिसिप्लिन्स में फैमिली अलाउ नहीं है। और एक नई चीज़ जो कनाडा ने अभी की है, आप अंडरग्रेड की डिग्री कंप्लीट करें या मास्टर्स करें, आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा तो अपना पोस्ट स्टडी वर्क लेने के लिए। पहले इसके लिए ज़रूरी नहीं था। ठीक है ख़वातीन हज़रात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, शाहिद महमूद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को कोई पैगाम देना चाहें, मुख्तसर सा तो दे दें। देखें, मेरा जो पैगाम वही है, सबसे पहले आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन आपका जो है इनकम अर्निंग उसके लिए ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। आप पढ़ें, इतना पढ़ें कम से कम अच्छे बुरे की और दुनिया की आपको समझ लगे। हुनर सीखें, पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको हुनरमंद बंदे चाहिए। जापान ने बहुत देर से ओपन किया हुआ है, लैंग्वेज सीखें। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपके हाथ में हुनर है, तो आप बहुत अच्छा प्लेस कर सकेंगे। आईटी, हेल्थ साइंसेस, ये वो ऑक्यूपेशन हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड में है। तो अपने आप को इक्विप करें हुनर के साथ, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, ईमानतदार सच्चा इंसान बनाएं, आपको कहीं पे भी मुश्किलात नहीं होंगी और आप पूरी दुनिया में कामयाब होंगे। और बहुत अपने मुल्क का नाम शाहिद महमूद साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने शाहिद महमूद साहब को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं हाइबर इंटरनेशनल की, उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की उन्होंने, बच्चों के लिए बड़ी गाइडेंस है इसमें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे थैंक यू।